Hey guys, welcome back to my channel Knowledge Charts, and this is me Chetan Jha. And today in this video we are discussing about the major Indian emperors. And let's start our today's video title, All Indian Emperors. तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है 326 BCE में, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि वर्ल्ड के माइटिएस्ट कॉन्करर्स में से आते हैं, वो इंडिया को इन्वेड करते हैं। अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर से इंडिया में आते हैं और तब उन्हें वहाँ पे रोकते हैं झेलम और चेनाब नदी के बीच के एरिया के रूलर किंग पोरस। इस बैटल में अलेक्जेंडर का काफ़ी नुकसान होता है। ये उनकी सबसे लंबी चली बैटल थी, द बैटल ऑफ हाइडास्पस। और इस वॉर की कंसीक्वेंसेस ये हुए कि अलेक्जेंडर काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। हालांकि उन्होंने बैटल ऑफ हाइडास्पस तो जीत ली थी, लेकिन इसके बाद वो यहाँ से चले गए और यहाँ पे वो कुछ गवर्नर्स को जिम्मेदारी दे के गए यहाँ के प्रोविंसेस की। और इसके कुछ टाइम बाद अलेक्जेंडर की डेथ होगी। अलेक्जेंडर की डेथ को देखते हुए इंडिया में जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य थे, उन्हें अच्छा मौका दिखा और उन्होंने तक्षशिला पे जाके अटैक कर दिया। और जो गवर्नर्स अलेक्जेंडर ने वहाँ पे सेटअप किए थे प्रोविंसेस को के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उन्हें वहाँ से हटा के तक्षशिला पर अपना कंट्रोल बिठा दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से, जो कि उनके टीचर थे, मगध के नंद किंगडम को डिस्ट्रॉय किया, जिसके रूलर धनानंद थे। और ये नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, जिसके फाउंडर महापद्म नंद। इसके बाद इंडिया में मॉडर्न रूल की इस्टेब्लिशमेंट होती है और इसके बाद इन्होंने इंडिया के नॉर्थन इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। एंड दैट वाज वेरी नाइस। बट इनके बाद आते हैं इनके बेटे बिंदुसार, जिन्होंने कुछ बड़े काम करे। मतलब इन्होंने एम्पायर का एक्सपेंशन करा, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। और इनके टाइम पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट भी नहीं हुई। उसके बाद आते हैं इनके बेटे अशोका, जिन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पर ऑफ द हिस्ट्री भी कहा जाता है। अशोका, जो कि पहले बहुत ही वायलेंट थे और बाद में उन्होंने धम्मा की पॉलिसी को अपना के और फिर एंड में बुद्धिज़्म को अपना के अपने मेंटल अटेनमेंट के लिए जंगलों में चले गए। हालांकि अशोका ग्रेट तो थे, उन्होंने पीपल्स की बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करी, अपनी प्रजा का ख्याल रखा, अपने एम्पायर को भी उन्होंने एक्सपेंशन किया अपने एम्पायर का। मतलब मॉडर्न एम्पायर ने अपनी हाइट्स जो थी वो अशोका के रीन में ही रीच करी थी। बट क्या आप जानते हैं कि अशोका ही मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन का कारण बने। अब हम जानते हैं कि ये कैसे हुआ। अशोका ने कालिंग वॉर में पार्ट लिया, जिससे मॉडर्न एम्पायर का बहुत नुकसान हुआ। उसने कालिंग वॉर जीत तो ली, लेकिन अशोका इससे अंदर से बहुत डिप्रेस हो गए और वो इस वॉर से एकदम टूट गए। इसके बाद जैसे कि हमने बताया कि उन्होंने संन्यास ले लिया और वो जंगलों में चले गए। उनके जंगलों में जाने के बाद बृहद्रथ ने मौर्य एम्पायर का शासन अपने हाथों में ले लिया। और बृहद्रथ थोड़े से कमज़ोर राजा थे, जिन्हें उन्हीं के आर्मी चीफ पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया। और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट होती है इंडिया के सेकंड और फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी की, और जो कि जिसका नाम है शुंगा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा अकॉर्डिंगली शुंगा एम्पायर बहुत ही छोटा था। पुष्यमित्र शुंगा के बाद राजा बनते हैं अग्निमित्र, और अग्निमित्र के बाद राजा बनते हैं उन्हीं के बेटे, और अग्निमित्र के बेटे वासु ज्येष्ठ। शुंगा एम्पायर के रीन के अंदर ही इंडिया में हिंदुज़्म जो था वो पैट्रोनाइज हुआ। इंडिया में मथुरा आर्ट स्टाइल का इंट्रोडक्शन हुआ और महाभयासा भी इसी टाइम पे लिखी गई। और इसी के साथ ही अग्निमित्र ने मथुरा आर्ट स्टाइल को बाहर के देशों में भी फेमस किया, जिससे इंडियन इकॉनमी, जो कि उस टाइम पे शुंगा एम्पायर इंडिया में रूल कर रहा था, तो शुंगा एम्पायर की इकॉनमी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गई। अग्निमित्र के बेटे वासुभूत अपने किन्हीं पर्सनल रीजंस की वजह से अपने किंगडम को कान्वा डायनेस्टी के हाथों में छोड़ के वहाँ से चले गए। और समय का पहिया चलता गया और 6 डायनेस्टीज़ के डिस्ट्रॉय होने के बाद बारी आई हमारे तीसरे एम्पायर, जो कि था हमारा चोला एम्पायर। चोला एम्पायर के बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि चोलास के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एम्पायर की तरफ, और अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ एम्पायर के करता धरता राजा चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी में। इस शादी में राजा की रानी कुमार देवी के पिताजी वासुदेव वर्मा ने अपने दामाद के लिए
एक तोहफा लाए और वो तोहफा था वेस्ट इंडिया का पाटलिपुत्र का पूरा किंगडम। एंड इट्स टाइम फॉर गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर लाया इंडिया में साइंटिफिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ कालिदास, आर्यभट्ट, वाराणसी और वत्स्याना के चलते। चंद्रगुप्त वन ने अपने किंगडम को, पाटलिपुत्र के किंगडम को पूरे आर्य भारत से भी ज़्यादा में फैला दिया। और उसके बाद उनके बेटे जो कि गुप्ता एम्पायर के ग्रेटेस्ट रूलर थे, समुद्रगुप्त ने संभाली सत्ता। समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, वो अपनी शातिर तलवारबाजी के कारण जाने जाते थे और इन्हें वीणा बजाने का भी काफ़ी शौक था, जो कि हमें पता चलता है कि इनके जो कॉइन्स थे उनके ऊपर इनकी वीणा बजाते टाइम की आकृति बनी हुई थी। और समुद्रगुप्त ने गुप्ता एम्पायर को बहुत ज़्यादा फैलाया और लड़ते लड़ते काफ़ी सारे मंदिर भी बनाए। और अफसोस, लड़ते लड़ते इन्होंने वीर गति प्राप्त की। इनके बाद का कोई भी रूलर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाया। इनके बाद इनके बेटे चंद्रगुप्त टू ने मैरिज अलायंसेस करके गुप्ता एम्पायर को बढ़ाया और कुछ फाइटिंग करके बढ़ाया। फिर उनके बाद स्कंदगुप्त को हुनास का इन्वेजन देखना पड़ा, जो कि वो नहीं देख पाए और मिट गया हमारा गुप्ता एम्पायर। द डिक्लाइन ऑफ द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। अब हम चलते हैं हिस्ट्री की स्पीड को बढ़ा के 13 डायनेस्टीज़ को पीछे छोड़ के हमारे 5वें एम्पायर की तरफ, जिन्होंने गुप्ता एम्पायर से कम और चोला एम्पायर से ज़्यादा के एरिया पे राज किया, जो कि था हमारा ईस्टर्न गंगा एम्पायर। इसके राजा इंद्रवर्मा वन अपना एम्पायर उड़ीसा से कुछ आगे तक फैलाया। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, इनके एम्पायर का डिक्लाइन हो गया और फिर इंडिया टूट गया 3 डायनेस्टीज़ में, जिनका जिक्र हमने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में किया। उसके बाद तो इंडिया में किसी इंडियन डायनेस्टी की चली ही नहीं और बाहर से आ गए इन्वेडर्स, और सिर्फ इन्वेडर नहीं, इस्लामिक और इन इन्वेडर्स ने भारत की शक्ल सूरत बदलते हुए सबसे पहले मोहम्मद गौरी, जिन्होंने बैटल ऑफ तरेन में की फर्स्ट बैटल में 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हार का स्वाद चखा। और फिर नेक्स्ट बैटल जो कि 1192 में हुई थी, उसमें पृथ्वीराज चौहान के साथी जयचंद्र से हाथ मिला के पृथ्वीराज चौहान को हार का स्वाद चखाया। उसके बाद इन्होंने अपने प्रोविंसेस के गवर्नर बना दिए और इंडियन गवर्नर इन्होंने बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक इनके स्लेव थे, स्लेव्स को इन्होंने गवर्नर बनाया। एक तो ये बहुत विश्वास पात्र थे और इनकी बेटी इनसे प्यार करती थी। और 1206 में मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान के हाथों डेथ होने के कारण मोहम्मद गौरी के स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को घोषित कर दिया दिल्ली का सुल्तान। सो फ्रेंड्स, सुल्तान और बादशाह में एक फ़र्क है। सुल्तान जो है वो खलीफा से परमिशन लेके रूल करते हैं, बट बादशाह ऐसी कोई परमिशन नहीं लेता, तभी उसे बेताज बादशाह भी कहते हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में भी काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ बनी। इन डायनेस्टीज़ के नाम हैं द स्लेव डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टी। इन डायनेस्टीज़ में से भी कुछ गिने चुने रूलर्स हैं जो कि काफ़ी ग्रेट। और दिल्ली सल्तनत के भी मेन रूलर्स में आते हैं हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जो कि उनके सन इन लॉ थे, इल्तुतमिश की बेटी और फर्स्ट मुस्लिम रूलर रज़िया सुल्तान। और